तो आज हमें शुरू करना है साइकोलॉजी। ओके। और ये जो साइकोलॉजी है ये आपके सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट या फिर केवीएस या डी ट्रिपल एस भी कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर ये काम आने वाली। सबसे ज़्यादा काम आएगी आपके सुपर टेट में, डी ट्रिपल एस बी में, ठीक है, एंड साथ ही साथ यूपी टेट में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो कहाँ कहाँ काम आएगी? डी ट्रिपल एस बी में काम आएगी, ओके, और सुपर टेट में काम आएगी, ओके। अब साथ ही देखो यूपी टेट में बहुत ज़्यादा काम आएगी क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये लोग पूछते हैं, अच्छे से पूछते हैं, ठीक है। तो भाई शुरुआत करेंगे और हमारा जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हम कंसेप्ट तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही साथ मैं आपसे यहीं से क्वेश्चंस भी पूछते जाऊंगा, तो आपको क्वेश्चंस के भी आंसर करने हैं। तो रेडी हो? अगर अभी भी नींद आ रही हो, आंखें नहीं खुली हो, तो जा कर के पहले बढ़िया से मुंह हाथ धो लो, फिर क्लास में बैठो, क्योंकि अगर आपके रिस्पॉन्स नहीं आएंगे आपको क्लास से डिसमिस कर दिया जाएगा, ओके। तो सब लोग रेडी हो? एक बार बताओ भाई अच्छे से। बड़े दिनों के बाद मिले हो हैं, बहुत दिनों के बाद मैं साइकोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। चलिएगा, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है, यह शब्द किस भाषा का है? पहले आप लोग जल्दी से बताएंगे, आफ्टर दैट मैं इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाला हूं। तो अगर हम बात करें कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये शब्द जो है ये किस भाषा से लिया गया है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से, क्योंकि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि साइकोलॉजी जो शब्द है ये किस भाषा से संबंधित है या किस भाषा से लिया गया है। एनीवन कैन टेल मी? बताओ भाई। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो, जैसे आप जितना भी लॉजी जो वर्ड आता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, लॉजी, लॉगस पढ़ा होगा बचपन में, बायोलॉजी को बायो एंड लॉगस में हम तोड़ते हैं। तो इसी तरह से जो साइकोलॉजी है ये भी टूटेगा साइको एंड लॉगस में, बट ये जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये शब्द कहां से लिया गया है। नहीं आता है तो भी आप हमें रिस्पॉन्स करें कि आपको नहीं पता है, ठीक है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइकोलॉजी किससे किससे मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो शब्द? एक है साइको, एक है साइको। अच्छा देखो, साइको में जो पी स्पेलिंग है वो साइलेंट होती है, ठीक है। तो एक है साइको और दूसरा होता है लॉगस। दूसरा क्या होता है? लॉगस होता है, ठीक है भाई। तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि लॉगस का मतलब क्या होता है। बचपन में तो आपने पढ़ा होगा ना कि सर जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम बायोलॉजी को पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया गया था कि लॉगस का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है भाई लॉगस का मतलब? बताओ भाई जल्दी से फटाफट से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अध्ययन होता है। इसका क्या मतलब होता है? अध्ययन होता है। और अगर मैं बात करूं साइको का क्या अर्थ दिया गया, ये जल्दी से आप लोग बताएंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। साइको का अर्थ क्या दिया गया था? बहुत बढ़िया, आत्मा, बहुत बढ़िया, जिसे हम सोल बोलते हैं, ठीक है। तो लॉगस का मतलब हो गया अध्ययन करना। और किसका अध्ययन करना भाई? तो आत्मा का अध्ययन करना। अब बताओ, अगर आत्मा तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए हैं तो अध्ययन कर पाओगे? आत्मा का अध्ययन छोड़ो, तुम खुद अध्ययन नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन देखो उस टाइम पे लोगों ने क्या बना दिया कि सर साइकोलॉजी का मतलब हो गया आत्मा का अध्ययन करना, है ना। देख लो ये मतलब क्या तरीके की चीजें हैं। अब यहां से आत्मा का क्या शब्द है, क्या चीज है, आत्मा का मतलब क्या है, ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट निकल के आया था, ठीक है, ये जो कंसेप्ट निकल के आया था ये कहां से निकल के आया था? एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, ये जितने भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है ना, वो आपने सुना होगा फिलॉसफी, पढ़े हो कि नहीं, नाम सुने हो कि नहीं, फिलॉसफी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ना फिलॉसफी। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो फिलॉसफी से ना निकला हो। सब के सब सब्जेक्ट जो हैं वो फिलॉसफी से निकले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र। क्या बोलते हैं भाई? दर्शन शास्त्र। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला कि सारे सब्जेक्ट फिलॉसफी से निकले? भाई दर्शन शास्त्र का मतलब होता है कि सोचते रहना। अब ये लोग जब सोचते थे तो अलग अलग तरीके की फिलॉसफी बनती गई। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, मैं आपको कनेक्ट करा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे शुरू शुरू में क्या था कि पहले, ज्यादा दूर ना जाओ, जब हमारा सती प्रथा चलता था, सती प्रैक्टिस जब चलती थी, तो वो भी तो किसी न किसी फिलॉसफी से निकल के आई थी कि जो औरत है वो जब पति के साथ जो है सती हो जाती है तो दोनों को मोक्ष मिलता है। इस तरह की चीजें क्या होती हैं, फिलॉसफी होती हैं। और वो कहाँ से पैदा होती हैं? वो किसी न किसी इंसान के या किसी समाज के, समुदाय के सोच से पैदा होती हैं ये चीजें। आज भी हमारे यहाँ पे जो अवधारणाएं चल रही हैं, आज भी हमारे यहाँ पे जो अवधारणाएं चल रही हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं आपके प्रैक्टिकल लाइफ का। छठ पूजा हमारे यूपी में बहुत कम मनाया जाता है, खास करके वेस्ट यूपी में तो बिल्कुल नहीं मनाया जाता। लेकिन अब देखो फैशन होता जा रहा है, ये दिल्ली तक में मनाया जा रहा है कि नहीं है ना? तो आप देखो ना कि ये बिहार में चलती थी चीजें, तो किसी की सोच थी, किसी तरह की किसी एक समुदाय की सोच थी, वहां पर मनाया जाता था। लेकिन छठ पूजा यहां भी मनाया जा रहा है। ऐसे मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। ओणम जो एक त्योहार है वो हमारा मनाया जाता है कहां पर? तो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। धीरे धीरे ये प्रसिद्ध हो रहा है और हमारे यहां भी आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि फिलॉसफी मींस आप सोचते जाओ और दर्शन। अब पता है, अगर आप कहोगे कि इसको नहीं मनाना चाहिए तो लोग आपको इमोशनली घेर लेंगे। समझने की कोशिश करना, लोग आपको क्या कर लेंगे? इमोशनली कैच कर लेंगे, इमोशनली घेर लेंगे और उसमें आप फंस जाओगे। आपका आंसर नहीं दे पाओगे आप उनके दर्शन शास्त्र का। तो सोचो कि अगर आप एक छठ पूजा का विरोध करते समय घिर सकते हो, तो आप सोचो कि सती प्रैक्टिस कितनी खतरनाक सोच रही होगी, सती प्रथा कितनी खतरनाक सोच रही होगी, जो खत्म करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। जैसे जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, तो हमें आइडिया नहीं लगता है कि ये सती प्रथा को खत्म करने के कितने पापड़ बेले हो गए होंगे। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि आज अगर आप कहो कि ये चीज नहीं मनानी है या मैं पूजा करने नहीं जाऊंगी, लोग आपको हीन भावना से देखेंगे, लोग आपको इतनी गिरी हुई नजर से देखेंगे जैसे आपने देशद्रोह कर दिया है। तो सोचो, एक छोटी सी सोच को आप बदलने के लिए जब एफर्ट ले रहे हो, तो यहां तो सती प्रैक्टिस है। तो सोचो राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं के ऊपर कितना उपकार किया था। आप सोच के देखो, आज सती प्रैक्टिस होती तो ब्याह नहीं करते तुम लोग, कि कर लेते हैं? तो बात यह है, अब किसी भी दूसरे इंसान के जीवन के आधार पर आपका जीवन चलता है, ये वाली बात थी सती प्रैक्टिस में। मान लो किसी की शादी हो गई, अब भाई वो आदमी बाहर घूम रहा है, बाहर जा रहा है। अब देखो, जीवन का कोई भरोसा थोड़े ना है, कब जीवन खत्म हो जाए, कब तक जीवन रहे, इसका भरोसा नहीं होता है। तो मान लो बाहर जा रहा है, उसका जीवन खत्म हो गया, इसका मतलब क्या तुम्हारा भी जीवन खत्म हो गया? इसका तो यही मतलब हुआ इस प्रैक्टिस से। तो कहने का मतलब क्या है, दर्शन शास्त्र कुछ था नहीं एक्चुअल में। दर्शन शास्त्र कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ लोगों ने खोजा, सोचा और उसी को एक नियम बना दिया, एक प्रबंध बना दिया, जिसकी वजह से पूरा समाज उसमें बढ़ता जाता है। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, अब साइंस के ऊपर आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दर्शन शास्त्र समझ लोगे ना तो ये साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आती है। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भागने की कोई टेंशन नहीं है ना किसी को। तो देखो, एक और चीज बताता हूं। आपने पढ़ा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? बताओ भाई जल्दी से। पृथ्वी जो है वो किसके चक्कर लगाती है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, सन का चक्कर लगाती है, यानी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ओके, सूर्य के चारों तरफ वो क्या करती है? घूमती रहती है। बट
ये चीज, पता है, ये चीज कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब गैलीलियो ने ये बात अपने कंसेप्ट में लाया, तुम्हें पता है गैलीलियो ने ये बात बता तक नहीं पाया था, उन्होंने ये बोल तक नहीं पाया कई सालों तक कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से अलग इकलौता ऐसा कंसेप्ट लेकर के आए थे। क्योंकि दुनिया क्या मानती थी, दुनिया इसका उल्टा मानती थी। दुनिया मानती थी कि सूर्य जो है वो किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। समझ में आई बात? सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर करता है या चक्कर लगाता है। आप सोच सकते हो कि कंसेप्ट किसका सही था, क्या दुनिया का कंसेप्ट सही था या फिर सिर्फ और सिर्फ गैलीलियो का कंसेप्ट सही था? एक बार बताएंगे फटाफट से। तो ये तो साइंटिफिकली मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ आपको समाज से संबंधित एग्जाम्पल दिए। तो इस तरह से दर्शन शास्त्र होता है। मींस आप एक सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि दर्शन शास्त्र में ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती हैं, जो समाज के लिए उपयोगी चीजें होती हैं ऐसा कुछ कंसेप्ट बना दिया जाता है। ठीक है, सूर्य को चक्कर लगाता है, सूर्य क्यों चक्कर लगाता था, ऐसा कंसेप्ट क्यों बना था? कि इसलिए बना था क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते थे तो हमें लगता था कि पृथ्वी ही बहुत बड़ी चीज है, और हम जब आसमान में देखते थे तो यही लगता था कि सूर्य घूम रहा है। बताओ, आज भी आप देखते हो तो क्या लगता है, सूर्य घूम रहा है या पृथ्वी घूम रही है? क्या लगता है? तो आप कहोगे सर सूर्य पूरब से पश्चिम चला जाता है, वो घूम रहा है ना? तो ये चीजें आपको दर्शन शास्त्र में ऐसी चीजें मिलती हैं। और जब इसी दर्शन शास्त्र को, क्योंकि अब मैं आपको एक और चीज समझाने वाला हूं तो आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं समय समय पर। आपने पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अब किसका अध्ययन किया जाता है? अब सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो क्या जिन साइंटिस्टों ने या जिन दार्शनिकों ने ये बता दिया कि ये जो आत्मा का अध्ययन है यही साइकोलॉजी है, क्या वो गलत थे? मेरा ये क्वेश्चन है। जिन्होंने ये बता दिया कि ये जो मन का अध्ययन है यही साइकोलॉजी है, क्या वो गलत थे? जिन्होंने ये बता दिया कि ये चेतना जो है इसी का अध्ययन करना है, क्या ये गलत थे? या फिर जिन्होंने ये बता दिया कि सिर्फ व्यवहार का अध्ययन करना होता है, क्या ये गलत थे? बिल्कुल, अपने टाइम पर वो सही थे, बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया आपका कंसेप्ट चेंज होता गया। तो मैं यही समझा रहा हूं बेटा कि जो भी कंसेप्ट अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में जो भी समय है या जो भी चीजें हैं वो बस इतनी सी हैं, क्या कि हम इस समय सिर्फ बिहेवियर के ऊपर लोगों के ध्यान देते हैं। हमारे पास समय नहीं है कि लोगों के आत्मा, मन और चेतना में घुस के अध्ययन कर पाए। हम सिर्फ बिहेवियर के ऊपर ध्यान देते हैं और व्यवहार पे ये दुनिया टिकी हुई है। गॉट इट? तो इस वजह से हम व्यवहार के ऊपर चल रहे हैं। कुछ दिन बाद पता है आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ दिन बाद आपको ये जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, इसके ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे? हमारा समाज चेंज हो रहा है। इफ यू थिंक कि जैसे हम लोग ना, अगर आज हमारे हाथ से मोबाइल को गायब कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम्हारा मोबाइल गायब हो जाए, पागल होके घूमोगे घर में, है ना? तो मोबाइल क्या कर रही है? चीजें बदल रही है धीरे धीरे। जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी चीजों को बदल रही है, हमारे लिविंग को बदल रही है, हम जैसे रहते हैं उसको बदल रही है। हम टेक्नोलॉजी के अनुसार जीना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के अनुसार मरना चाह रहे हैं। ठीक है, कितने सारे बच्चे गेम खेलते खेलते उनका माइंडसेट उसी गेम में घुस जाता है और बाद में पता चलता है कि क्या, कि खेलते खेलते अपने मम्मी को मार दिया, खेलते खेलते पापा को मार दिया, क्योंकि पबजी खेल रहा है, उसमें बंदूक चलाते चलाते चीजें चेंज हो जा रही हैं। मैं हमारी एज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो क्या कर रही है। अभी तो मोबाइल एक डिवाइस है, कुछ दिन बाद ये हवा में टेक्नोलॉजी आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आप हवा में अपना हाथ स्क्रॉल करोगे, आपके सामने पूरी टेक्नोलॉजी सामने खुल जाएगी। ठीक है, आप अपने इशारों से, आंखों को घुमाने से आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग घूमेगी। सोच के देखो, आंखों को घुमाने से आपके गाड़ी की स्टीयरिंग घूमेगी। तो जितनी भी चीज टेक्नोलॉजी के ऊपर है वो कभी भी परमानेंट नहीं है।
ठीक है। और इसीलिए प्रकृति भी कहती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो याद रखिएगा कि आज आप व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो, कुछ दिन बाद आप ब्रेन का अध्ययन करोगे। मैं माइंड नहीं बोल रहा हूं, मैं ब्रेन बोल रहा हूं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ दर्शन शास्त्र से ही निकला हुआ है। ऐसे ही मैथमेटिक की मैं बात करूं, क्योंकि आप कहोगे सर मैथमेटिक कैसे दर्शन शास्त्र से निकल गई। भाई साइंस मैंने दिखाया ना कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा साइंस कहता था। और लोग क्या कहते थे, लोग कहते थे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो उसी कंसेप्ट को गलत ठहराने के लिए एक बंदा आया, एक साइंटिस्ट आया, जिन्होंने रिसर्च किया। और क्योंकि अगर वो कंसेप्ट पहले से नहीं होता तो शायद उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं आती कि हमें इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, या उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं आती कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर किस प्रकार से लगाता है, चलिए इसको देखा जाए। अगर ये देखने के लिए नहीं जाते तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये पृथ्वी जो है वो घूम रही है, ना कि सूर्य घूम रहा है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? बताओ भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी जो भी सब्जेक्ट हैं वो पैदा कहां से हुए हैं, वो दर्शन शास्त्र से। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, ठीक है, चलो केमिस्ट्री, ये तो फिजिक्स का एग्जांपल दिया, अब केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये कीमियो शब्द से बना हुआ है। कीमियो शब्द का मतलब होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो ऐसा बताया जाता है जब आप केमिस्ट्री की बात करोगे, देखो इसका नाम ही क्या है, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र आप हिंदी में जब पढ़ोगे तो देखो यहां भी क्या आ रहा है, शास्त्र आ रहा है, शास्त्र। आप पढ़ते होंगे फिजिक्स तो भौतिक शास्त्र आता है, आप पढ़ते होंगे बायोलॉजी तो वहां पे जीव शास्त्र कुछ करके ऐसे आता होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो शास्त्र आ रहा है ये कहीं ना कहीं फिलॉसफी से रिलेट करता है। अब काली मिट्टी के अंदर कुछ एलिमेंट मिल गए तो वहीं से हमने इस सब्जेक्ट का नाम दे दिया क्या, केमिस्ट्री दे दिया। गॉट इट? तो जब हम एलिमेंट के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं तो वहीं से हमारे चीज कौन सा सब्जेक्ट बन गया, हमारी केमिस्ट्री बन गई, ठीक है। इसी तरह से मैथमेटिक की बात अगर हम करें तो दर्शन शास्त्र से, अब देखो मैथमेटिक तो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जब से इंसान पैदा होता है तब से मैथमेटिक्स जुड़ जाती है, और जब तक मर नहीं जाता तब तक मैथमेटिक्स जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। जब हम क्या करते हैं कि आपने पुराणों के बारे में पढ़ा होगा, तो पुराण तो शास्त्र रहे थे ना, पुराणों के अंदर शास्त्रों का जिक्र रहा ही होगा। जब हम पुराणों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चला कि रावण के 10 सिर थे, दुर्योधन 100 भाई था। तो ये जो मैथमेटिकल नंबर्स आ रही हैं ये भी तो उन शास्त्रों में जिक्र था, और उन्हीं नंबर्स के बारे में सोचते सोचते हमने एक सब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया? गणित बना दिया। तो कहने का मेरा अब मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सभी के सभी जो विषय हैं जिनका हम आज अध्ययन करते हैं, ये सब कुछ कहां से निकले हैं? फिलॉसफी निकले हैं। इसी वजह से जीवन का जो अंतिम तंत्र होता है, मंत्र होता है, या आप कह सकते हो जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है वो भी शास्त्रों के ऊपर ही चला जाता है, शास्त्रों पर ही चला जाता है। लाइक जीवन में हमने लाख साइंस पढ़ लिया हो, मैथ पढ़ लिया, आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी अगर कोई एक बहुत बाबा है जो एमएससी मैथ से किए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन बीतता है, जैसे जैसे वो बुढ़े होते हैं, वो शास्त्रों की तरफ जाना बहुत अच्छा समझते हैं। क्योंकि देखो सारी चीजों की शुरुआत यहीं से हुई है और यहीं पर हमें पहुंच जाना है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया गोल है। आप धीरे धीरे पुराणों की तरफ बढ़ना शुरू करोगे, आप रामायण पढ़ना शुरू कर दोगे, आप महाभारत पढ़ना शुरू कर दोगे, महाभारत के बारे में जानना शुरू कर दोगे, गीता के बारे में जानना शुरू कर दोगे, ठीक है। पूजा पाठ में आपका मन लगने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जीवन जैसे जैसे ढलता जाता है हम उसी शास्त्र की ही तरफ बढ़ते जाते हैं, और फिर वो लोग रिचुअल्स में भी बिलीव करने लगते हैं। शायद जब वो छोटे रहे हों तो उन्हें रिचुअल्स में, रिचुअल्स मीन्स क्या होता है ध्यान से समझिएगा और लिखते जाइएगा।
रिचुअल्स मीन्स होता है रीत रिवाज, तो फिर वो लोग रिचुअल्स में भी बिलीव करने लगते हैं। शायद जब वही बच्चा छोटा रहा हो तो उसे रिचुअल्स में बिल्कुल बिलीव ना रहा हो, क्योंकि वो साइंस पढ़ रहे थे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। और जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उन्हें रिचुअल्स में बिलीव होने लगता है, उन्हें पूजा पाठ में बिलीव होने लगता है। तो ये चीजें होती हैं कि फिक्स टाइम के बाद जो होती है चीजें वो बदलती रहती हैं। इस वजह से कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र से ही सारी चीजों का उदय हुआ है, सारी चीजें निकली हुई हैं। तो अब सवाल आप आता है कि सर आप क्या समझाना चाह रहे थे, दर्शन शास्त्र को साइकोलॉजी में कैसे कनेक्ट करा रहे थे। मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि ये जो साइको और लोगस है ये कहां से पैदा हुआ है, तो फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र से पैदा हुआ है। और ये चीज कहा किसने है, तो ये अरस्तु एंड प्लेटो ने कहा था। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, अरस्तु एंड प्लेटो ने इस चीज को डिफाइन किया था, ठीक है, याद रखिएगा। प्लेटो आप नाम सुनते होगे, ठीक है। तो अरस्तु एंड प्लेटो, क्लियर हुआ, समझ में आई बात? बताओ भाई, इतने देर से मैं बोल रहा था, बताओ क्या चीजें समझ में आई? तो साइकोलॉजी 17th एंड 18th सेंचुरी में मन का अध्ययन कहा गया। कौन कौन कहा? हॉब्स ने, लॉक ने, कैंट ने और ह्यूम ने। लॉक यानी कि जॉन लॉक ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि बच्चा एक कोरी स्लेट होता है और उस कोरी स्लेट पर हम जो भी चीज लिख देते हैं बच्चे के मन में, बच्चे के मस्तिष्क में, वो परमानेंट क्या हो जाता है? बैठ जाता है, परमानेंट सेट हो जाता है। गॉट इट? समझ में आ गई बात? यहां तक हो गया? बता दिया करो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहां से आपको एक और चीज नोट करनी है कि ये जो कंसेप्ट है ये कब तक मान्य किया गया, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि मन का भी त्याग कर दिया गया था, है ना, आत्मा का भी त्याग कर दिया गया था, मन का भी त्याग कर दिया गया था। तो ये जो मन का कंसेप्ट है ये कब तक मान्य हुआ था? तो 1870 तक मान्य था। 1870 तक मान्य था, यानी कि 1870 तक ऐसा माना जाता था कि ये मन का अध्ययन है या वैलिड था। ठीक है भाई, वैलिड था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो, अगर आप अपने देश का इतिहास उठा के देखोगे, मैं चीजें क्यों कनेक्ट करा रहा हूं, क्योंकि सारी जगह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप अपने देश का इतिहास उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में 17वीं शताब्दी के अंदर, या कह सकते हो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी सन 1700 में अंग्रेजों का बहुत अच्छा खासा आगमन हो चुका था। ये अपनी फैक्ट्री को स्टेबल कर चुके थे। गॉट इट? तो बताएंगे जल्दी से कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब डाली थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब डाली थी? ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री डाल दिए थे इसका मतलब उनके अंदर मैकेनिज्म डेवलप हो चुका था, या दूसरी भाषा में कह सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था। यानी इंसान किसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया था? साइंस की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। और जब मैंने आपको शिक्षा का इतिहास पढ़ाया है, याद करो ध्यान से, जब मैं आपको शिक्षा का इतिहास पढ़ाया हूं तो वहां पर एक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद पैदा हुआ था। याद आ रहा है? प्राच्य एंड पाश्चात्य विवाद पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? जी करते हो तो बताओ जल्दी से कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद कब पैदा हुआ था और क्यों पैदा हुआ था। इसका रीजन तो मैं बताता हूं कि क्यों पैदा हुआ था। पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि फैक्ट्री चलाने के लिए साइंस की जरूरत है, तो अंग्रेज चाहते थे कि साइंस की शिक्षा दी जाए। लेकिन जो भारतीय होते थे, जो भारतीय हमारे यहाँ पर थे, उन्होंने क्या सोचा था कि साइंस की शिक्षा ना दे करके वो शास्त्रों की शिक्षा दी जाए और जो संस्कृत की चीजें हैं उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद पैदा हुआ। पाश्चात्य मीन्स वेस्टर्न एंड प्राच्य मीन्स एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स हो गया शास्त्र या संस्कृत की चीजों को पढ़ाना, पाश्चात्य मीन्स हो गया वेस्टर्न यानी कि साइंस को पढ़ाना। अंग्रेज ये चाहते थे। ठीक है, तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद कब पैदा हुआ था? जल्दी से बताओ, नहीं तो अभी डंडे खाओगे। ठीक है, तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद कब पैदा हुआ था? तो 1813 में पैदा हुआ था। उसका रीजन ये था कि जो एक कह सकते हो कि हर 20 साल पर एक पत्र आता था जिसमें सारी उद्घोषणाएं लिखी जाती थी, जो कि ब्रिटेन क्राउन की तरफ से आता था लिख करके
ठीक है। उसमें यह लिखा गया था कि 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो शिक्षा पर खर्च की जाएगी। प्रॉब्लम यह हुई थी कि इस 1 लाख रुपए की धनराशि को कितना, किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा ये नहीं लिखा गया था। लाइक कि साइंस पर कितना खर्च किया जाएगा और एंशिएंट एजुकेशन पर कितना खर्च किया जाएगा, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो अंग्रेज पदाधिकारी यहां पर थे, जो भी अंग्रेज ऑफिशियल्स यहां पर रहते थे, उन्होंने इस रुपए को सबसे ज्यादा साइंस के फील्ड में खर्च करना शुरू किया, क्योंकि उनको फैक्ट्री चलाने के लिए एटलीस्ट नट बोल्ट की जानकारी तो हर मैकेनिक को या हर वर्कर को वहां पर होना चाहिए कि भाई अगर कोई नट छटक गया, कोई नट निकल गया तो कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, कहां पर लगाना है, इतना तो पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए वो साइंस पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बट हमारे यहाँ पे जो भी लोग थे, जो हमारे यहाँ पदाधिकारी थे, हालांकि आम जनता किसी चीज का विरोध नहीं करती है जब तक उसके सामने नेता ना खड़ा हो। नेता उसको उकसाता है, नेता उसको बताता है, क्योंकि आम जनता अपने पेट और चीजों से फुर्सत ही नहीं पाती है। ठीक है, तो आम जनता अगर सिर्फ रहती तो वो साइंस पढ़ भी लेती, लेकिन वहां पर बीच में कुछ नेता खड़े हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि पैसा इधर भी आएगा एंशिएंट में, तो यहां से पैसा घपला मारेंगे। ये आज से नहीं है, ये हमारे देश में आज सदियों से चला आ रहा है। आप देखो ध्यान से कि ये क्यों चाह रहे थे कि एंशिएंट पे चीजें खर्च हो। क्या इन्हें नहीं पता था कि अगर हम साइंस पढ़ लेते तो हमारी चीजें इंप्रूव हो जाती। आपको 1 महीने लगते हैं एक सूती कपड़ा बनाने में, जो गांधी जी धोती पहनते थे महीने भर लग जाते थे इनको एक कपड़ा बनाने में। अंग्रेजों ने फैक्ट्री डाल दी, कपड़े थान बना करके ले जाके इंग्लैंड में बेच रहे थे सब। तो इन्हें आइडिया लगना नहीं था कि ये सब कुछ पता रहता है, मोस्टली पता रहता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि कुछ पैसा इधर आए। मान लो अगर इधर 40,000 भी अगर आ जाता खर्च करने के लिए, तो ये उसमें से 20,000 मार देते और 20,000 पढ़ाते। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भाई 20,000 जो है, क्योंकि वो खर्च कौन करता, इनका कोई लीडर बनाया जाता, और वो जो 20,000 रुपए है उसी में पढ़ाई कर दो, क्योंकि शास्त्रों के लिए कोई जरूरत तो है नहीं किसी बोर्ड की या किसी टेक्नोलॉजी की या किसी अलग बुक्स की जरूरत है, वो तो पहले से पढ़ी हुई है ना। तो यही रीजंस थे जो प्राच्य और पाश्चात्य को क्या किए, जन्म दिए। और 1839 ईस्वी में जाकर के इसका अंत होता है, क्योंकि 1835 में जब लॉर्ड मैकाले का एक और घोषणा पत्र आता है, उसमें यह विवाद और ज्यादा उग्र हो जाता है और ज्यादा इसमें चीजें बढ़ जाती हैं। 1839 में जब वुड का घोषणा पत्र आता है, वुड डिस्पैच आता है, सॉरी ऑकलैंड का था कि ये वुड का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है, 1839 में उस टाइम पर जाकर के ये विवाद का क्या होता है, अंत होता है। गॉट इट। तो मैं समझा क्या रहा था, मेरी बात, हाँ बिल्कुल ऑकलैंड का था। तो मैं समझा क्या रहा था, मैं ये समझा रहा था कि जब ये मन का जो अध्ययन था, ये जब इनवैलिड हो रहा था, यानी 1870 में जाकर के इनवैलिड हो रहा था, आप सोचो। लेकिन उसके पहले से ही हमारे देश में साइंस की एंट्री हो चुकी थी। अब साइंस को अपने घर बनाने के लिए, अपना सब कुछ समझने के लिए, या पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे देश में विज्ञान के ऊपर या मनोविज्ञान के ऊपर कोई अध्ययन थोड़े ना हो रहा था। हमारे देश में साइकोलॉजी का नामो निशान नहीं था। 1930 के बाद हमारे देश में कुछ साइकोलॉजी का नामो निशान आया है, ठीक है, लेकिन 1930 के पहले तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इसका मतलब ये जो भी चीजें हो रही थी साइकोलॉजी से संबंधित, ये विदेशों में हो रही थी। तो विदेश के लोग भी जागरूक हो रहे थे साइंस को लेकर के, और धीरे धीरे करके 1870 ईस्वी में सब लोग जागरूक हुए और उन्होंने ये मानना छोड़ दिया कि मन का अध्ययन जो होता है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। ऐसा मानना खत्म हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा खत्म हुआ, ऐसा क्यों किया गया, उसका भी रीजन है। कहा गया कि मन जो है वो अमूर्त चीज है। ठीक है, मन और आत्मा अमूर्त है। तो इसका रीजन क्या है ये भी आप लिख लीजिए। मन और आत्मा अमूर्त है, मन और आत्मा अमूर्त है, मन और आत्मा अमूर्त है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, मन और आत्मा अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए दोनों मान्यताओं को नकार दिया गया। इसलिए दोनों मान्यताओं को नकार दिया गया। इसलिए दोनों मान्यताओं को नकार दिया गया। दोनों को नकार दिया गया। नकार दिया गया कि मतलब निग्लेक्ट कर दिया गया, नकार दिया गया।
ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ऐसा भी क्यों हुआ था, क्योंकि भाई इसके अंदर किस चीज का अध्ययन करना है ये भी तो अस्पष्ट चीजें थी। जैसे अभी मान लो हम व्यवहार में अगर अध्ययन करते हैं तो हमें क्लियर है हमें क्या करना है, हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, जितनी भी चीजें हैं इन सब चीजों का अध्ययन करना है और हम उसको देख देख के अलग अलग फील्ड में बता सकते थे। लेकिन इसके अंदर विषय वस्तु नहीं बनाई गई थी, इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि किस किस चीज का हमें अध्ययन करना है। चलो ठीक है, मन का अध्ययन करना, लेकिन भैया करना क्या है। जैसे आपको कह दिया बॉडी का अध्ययन करना है, तो बॉडी तो बहुत बड़ी है ना। तो अब आपको कह दीजिए बॉडी का अध्ययन करना है, तो बाहर से देख करके कौन सी चीज का अध्ययन कर पाओगे, बाहर से यही तो देख पाओगे कि हाँ दो दो हाथ है, दो पैर है, दो ये है, फलाना ढिमाका, यही चीजें हैं, है ना। इसके अलावा तो कुछ आपको पता नहीं चलेगा बाहर से। तो जब मन का अध्ययन करा गया था या बताया गया था उस टाइम पे ये ज्यादा विषय वस्तुओं की अस्पष्टता नहीं थी। तो अगर आप एक और रीजन लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो कि विषय वस्तुओं की अस्पष्टता नहीं थी। ठीक है, समझ में आया, बहुत बुलवाए आप लोग। चलिएगा, तो नेक्स्ट यानी कि जो तीसरा फेज आता है इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, थर्ड फेज जब आता है कि साइकोलॉजी जब 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में रहती है तब क्या होता है। साइकोलॉजी जब 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में रहती है, 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में रहती है। सब अपना रिवीजन करना शुरू कर लो, जितना भी शिक्षा का इतिहास मैंने पढ़ा रखा है, जितना भी बता रखा है, सब रिवीजन करना शुरू कर लो, नहीं तो डंडे गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं रोज पूछने वाला हूं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब ये इसके बीच में रहती है तो इसे हम मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, यानी चेतना का अध्ययन करते हैं। प्रोसेस वर्ड लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि चेतना का अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। धीरे धीरे हम प्रोसेस पर ही आगे आ जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो हम प्रोसेस पर ही चलते जाएंगे। ठीक है, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन कहते हैं, मेंटल प्रोसेस का, या फिर आप लिख सकते हो चेतना का। ठीक है भाई, क्या लिख लोगे, चेतना का अध्ययन। ठीक है, अब इसको किसने कहा था, तो आपने सुना होगा। एक बात बताओ मुझे कि जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी वो किसके द्वारा खोली गई थी और कब खोली गई थी। फर्स्ट जो आपकी लेबोरेटरी है वो किसके थ्रू खोली गई थी, फर्स्ट जो लैब है वो किसके थ्रू खोला गया था, किसने खोला था और कहां पे खोला था और कब खोला था। देखिए 1879 में खोला गया था। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि 1870 तक मन का अध्ययन खत्म हो गया था, मतलब हमने उसको निग्लेक्ट कर लिया था। ठीक है, ध्यान से पढ़ो महजवीन, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं थे, इसे विलियम वुंट ने खोला था। किसने खोला था भाई, विलियम वुंट ने। और आपको पता होना चाहिए कि विलियम वुंट को ही हम मनोविज्ञान के पिता या जनक के नाम से जानते हैं। विलियम वुंट ने खोला था, और विलियम वुंट ने खोला था कहां पर, तो लिप्जिंग में खोला था। किस जगह है ये लिप्जिंग, जर्मनी में है। गॉट इट। तो आपको पता चला कि जो चेतना का अध्ययन है एक प्रॉपर साइकोलॉजी के अध्ययन के लिए, या कह सकते हो कि चेतना के अध्ययन के लिए एक लैबोरेटरी खोली गई थी जो कि विलियम वुंट के थ्रू खोली गई थी। और विलियम वुंट को ही हम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताएंगे जल्दी से। वर्तमान में ये कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में है। ओके ठीक है महक, ये चीज क्लियर हुई। वर्तमान में ये जो जगह है, जो मनोविज्ञान शाला है, ये कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में है। ओके, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब इसके आगे कल पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से ओवरडोज हो रहा होगा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, बहुत सारी चीजें सिखाई है, उसका रिवीजन कीजिएगा।
और अपने जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसको भी पढ़ते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। साथ में जो शिक्षा का इतिहास है, समावेशी शिक्षा है, वर्तमान भारतीय समाज, जो भी समाज सुधारक हुए हैं हमारी शिक्षा के अंतर, जैसे गिजुभाई बधेका हुए, गांधी जी हुए, मारिया मॉन्टेसी, फ्रॉवेल, जितने भी लोग हैं इन्होंने क्या क्या शिक्षा में योगदान दिया है, इन सब लोगों का रिवीजन करते रहिए क्योंकि मज़ा तभी आता है क्योंकि क्लासेस के ड्यूरेशन में मैं आपसे क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, तो क्वेश्चन आपसे चलते रहेंगे। और जैसे ही ये हम क्या नाम है इतिहास खत्म करेंगे साइकोलॉजी का, तो हम साइकोलॉजी के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। और उसके बाद मनोविज्ञान के संप्रत्यय के बारे में आएंगे, फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आएंगे, फिर हम मनोविज्ञान जो हमारा व्यवहार का अध्ययन है जिसमें हम बाल मनोविज्ञान बोलते हैं वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बहुत लंबा चलने वाला है हमारा और तुम्हारा दंगल, तो बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।